Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to lecture number 22 of the course Sampling Design and Analysis MTH 494, right? So we were doing some very inside of the sampling right now, and so far हम तकरीबन कोई 2 डिज़ाइंस के ऊपर बात कर चुके हैं, जिसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग and the second one is a stratified random sampling. So अभी इंशाल्लाह जो हमारे आगे आने वाले सेशंस हैं, अगले 4 to 5 सेशंस होपफुली, उसमें इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस, अभी तो हम जहाँ पे रेशियो एस्टिमेट्स को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे, उसमें हमने एक चंक के ऊपर तो बात कर ली रेशियो एस्टिमेशन के ऊपर. अभी हम बात करेंगे रिग्रेशन के ऊपर, एंड देन वी विल गो फॉर द डिफरेंस इक्वेशंस और द डिफरेंस एस्टिमेशंस, राइट. उसके बाद होपफुली वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम सॉर्ट ऑफ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, एंड देन इंशाल्लाह क्लस्टर एंड 2 स्टेज क्लस्टर. सो होपफुली हमारे पास 4 डिज़ाइंस कंप्लीट हो जाएंगे. देन वी विल सी कि हमारे पास कोर्स में आगे क्या क्या चीज़ें पिक्चर में आ रही हैं, एंड देन इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू ब्रिंग ऑल दीज थिंग्स in the course contents, right? So हम अल्लाह के बाबरकत नाम से अपने आज के लेक्चर का स्टार्ट करते हैं, एंड इंशाल्लाह देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या वेराइटीज़ मौजूद हैं एंड हाउ टू कॉप इट अप. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ब्रिज दिस लेक्चर विद द प्रीवियस लेक्चर. सो इससे पहले हमारा जो लास्ट लेक्चर था, दैट वाज लेक्चर नंबर 21. वहाँ पर वी वर टॉकिंग अबाउट रिग्रेशन एस्टिमेशन. रिग्रेशन के ऊपर हमने बहुत शॉर्ट सी बात की थी, बिकॉज इससे पहले हम अपने बेसिक लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी कोरिलेशन के ऊपर बात कर चुके थे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोरिलेशन. दैट व्हेनेवर यू हैव टू लुक एनी सॉर्ट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ, क्या कहना चाहिए, दैट इज इफ यू आर लुकिंग फॉर द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, राइट. 2 वेरिएबल्स या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान जब आप सिर्फ ये बात करते हैं कि नेचर ऑफ रिलेशनशिप कोई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये हम इन शॉर्ट बात बता रहे हैं, आल दो कि इसके ऊपर एक फुल फ्लेज एक सेशन हो सकता है. तो बहरहाल उस काम के करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द कोरिलेशन. सो इन रिस्पॉन्स ऑफ दैट थिंग, जब हम ये कहते हैं कि वी आर वर्किंग ऑन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और द सैम्पल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो उस सूरत में हमारे पास 3-4 सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं. एक सिचुएशन तो ये अराइज हो सकती है कि जो आपका सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट है, दैट इज बेसिकली आर, उसकी वैल्यू आ जाए हमारे पास 0. 0 का मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये लिया जाएगा कि 2 वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता. दूसरी सिचुएशन वहाँ पे जो पॉसिबल है वो ये हो सकती है कि आर की वैल्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल आर, राइट, जो कि सैम्पल कोरिलेशन को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वैल्यू आ जाए पॉजिटिव, दैट इज आर इज ग्रेटर देन 0. सो वेल आई थिंक यहाँ मुझे इसी आई वुड लाइक टू यूटिलाइज दिस स्लाइड, राइट. मैं सिर्फ एक वो जिसे कहते हैं शॉर्ट सा रिव्यू लेने की कोशिश करूँगा. सो हमने क्या कहा था कि आर इज बेसिकली यूर सैम्पल कोरिलेशन, राइट. तो क्या हो सकता है हमारे पास, वी कैन हैव आर इज इक्वल टू 0, वी कैन हैव आर इज ग्रेटर देन 0, वी कैन हैव आर इज लेस देन 0, we can have r is equal to 1, we can have r is equal to -1. Another some sort of property कह लें आप इसको, rx upon y is equal to ry upon x. That is a property of symmetry, right? And that is, we know that r values lies between -1 to +1. So इसके लिए जब हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो 2 वेरिएबल जिनको हम स्टडी कर रहे हैं उनके दरमियान कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता. And here we can have, that is positive correlation, here we can have negative correlation, here we can have, इसको आप यहाँ पे strong positive कह सकते हैं. strong positive का मतलब ये है कि जो shift आ रही है वो दोनों में एक जैसी आ रही है. So that is strong positive correlation, right? And this is going to be strong negative correlation, and that is property of symmetry, and this is the range for the values of r, right? But हुआ क्या, ये r ने सिर्फ हमें क्या बताया, r ने हमें ये बताया क्या जो 2 वेरिएबल्स आपके पास हैं, से इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कि जी हम ये कह सकते हैं कि
आपके पास गर्मी की रेशो क्या चल रही है और जो मार्केट में आपकी कोल्ड ड्रिंक्स की सेल है। तो ऑब्वियसली ये दोनों चीज़ें वेरिएबल्स हैं, दोनों चीज़ें वैरी हो रही हैं। इसमें अगर हम थोड़े से और हम कहते हैं अपर लेवल पे चले जाएं एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, तो वी कैन से इसमें से कम एक वेरिएबल तो वहाँ पे डिपेंडेंट होगा और एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल हमारे पास इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। हम ये बात क्यों कर रहे हैं जब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सिमिट्री एग्जिस्ट करती है, दैट इज आर एक्स अपॉन वाई और y अपॉन एक्स। तो बेसिकली जब हम यहाँ पे हैं तो इसका मतलब यह है कि y इज डिपेंडेंट, जब यहाँ पे है तो उसका मतलब यह है x इज डिपेंडेंट। जब इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, दोनों का कोरिलेशन सेम है, तो फिर हमें ये बात करने की ज़रूरत क्या है कि इसमें से कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। वेल, हमें ये बात करने की ज़रूरत है, राइट, बिकॉज हमने फिर क्या करना है, हमने उसके बाद फिर इसके ऊपर एक मॉडल इस्टेब्लिश करना है, बिकॉज वी नो दैट दिस y इज अ फंक्शन ऑफ x i। ये 1 भी हो सकता है और ये 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इनफैक्ट यहाँ पे जो आपके एक्सेस हैं वो क्या हैं, वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, राइट, वेयर एज योर y इज बेसिकली दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। अब वो रिलेशन किस तरह का हो सकता है, वो रिलेशन आपके पास इस तरह का भी हो सकता है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स हो सकता है, वो y इज इक्वल टू e पावर माइनस साइन एक्स प्लस z है, यहाँ पे कुछ भी, राइट, y इज इक्वल टू से 1 बाय एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस 10x पावर माइनस 1। सो हमारे पास इस तरह के कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकते हैं एंड वी कैन हैव दैट। सो व्हाट इज दिस, अगर हम थोड़ा सा इसको देखें तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ रियल लाइफ मॉडलिंग। रियल लाइफ मॉडलिंग से क्या मुराद है कि ये सारी सिचुएशंस यहाँ बेसिकली किसी रियल लाइफ सिचुएशन को या किसी रियल लाइफ फिनोमिना को शो कर रही हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि आपका ये डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ a प्लस बी एक्स, राइट। और आपको बीइंग स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स ये बात पता है, दिस a is basically intercept and this b is the rate of change which is slope and this x is independent variable. So this phenomena is handled, इस सारे phenomena को in short ये कहा जा सकता है that this is regression, that is a regression analysis। और बहुत बड़ी वैरायटी, बहुत बड़ी फील्ड ऑफ रिसर्च है ये, राइट। हमारे पास यहाँ पे रियल लाइफ में जो भी डेटा का पैटर्न होता है उसके हवाले से वहाँ पे मॉडलिंग मौजूद है। देन ऑल्दो कि हमारे पास ये कोर्स नहीं है, लेकिन कभी अगर किसी कोर्स में आपको देखना पड़ा तो यू विल लुक कि जी इसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की वैरायटीज़ एग्जिस्ट करती है रेग्रेशन मॉडलिंग एंड रेग्रेशन एनालिसिस के अंदर। और इसके लिए आपके पास इकोनॉमिक्स में एक और नाम भी दिया जाता है, ऑल्दो कि दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली रेग्रेशन, बट हम जब भी इकोनोमेट्रिक्स की बात करते हैं तो इनफैक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट रेग्रेशंस, राइट। सो we were talking about regression estimation in the last lecture. We observed that the ratio estimator is most appropriate, ये बात हम already कर चुके हैं, when the relationship between y and x is linear through the origin. ओके फाइन, अगर आपके पास वो वहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे जो रिलेशनशिप है आपका x और y के दरमियान, ठीक है, इफ़ दैट इज़ अ लीनियर थ्रू द ऑरिजिन, ऑरिजिन से मुराद क्या है कि वो जब ऑरिजिन पॉइंट से पास करे, if there is evidence of the linear relationship between the observed y's and x's but not necessarily one that would pass through the origin, अगर तो origin से पास करता है then go for the ratio estimators, no issue at all, right। but linear relationship exist करता है but we know that कि लाजमी नहीं है कि वो origin से पास करे, then this extra information provided by the auxiliary variable x may be taken into account through a regression estimator of the mean mu y, right। One must still have knowledge of the mu x, right। हम आपके पास जो independent variable है उसकी average value जरूर होनी चाहिए before the estimator can be employed as it was in the case of ratio estimation of mu y, जो कि already हम देख चुके हैं। The underlying line that shows the basic relationship between y's and x's is sometimes referred to as the regression line of y upon x. Obviously, now you are having a fair idea जब हम ये कह रहे हैं कि that is the relation is like y upon x, इसका मतलब यहाँ पे basically ये है this y is your dependent variable and your x is basically independent variable. Thus is subscript L in the ensuing formulas is used to denote the linear regression, right?
The estimator given in the next section assumes the x's to be fixed in advance and the y's to be random variable. Obviously, हमें किसी particular situation के लिए, if we are saying that y is a dependent variable and your x is basically independent variable, right? तो हमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए उस x को तो फिक्स करना पड़ेगा, और हर डिफरेंट x के लिए, हर डिफरेंट इंस्टेंस वैल्यू ऑफ द x के लिए y is gonna change, right? So that's why वो ये कह रहा है कि assumes x is to be fixed in advance and the y is to be random variable. We can think of the x values as something that has already been observed, like last year's first quarter earnings. हम already इस एग्जाम्पल पे काम कर चुके हैं. And the y response as the random variable is yet to be observed, such as the current quarterly earning of the company, for which x is already known. The probabilistic properties of the estimator then depend only on y for a given set of x. If stratum sample sizes are very small, or if the within stratum ratios are all approximately equal, then the combined ratio estimator may perform better, right? Of course, an estimator of the population total can be found by multiplying either of the estimator above by the population size n, and the variance can be adjusted accordingly. हम basically यहाँ पे, thus we might use a notation that is tau y or s is equal to n mu hat y or s, right? Then हमने इनके एस्टिमेटर्स को भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और आई थिंक हमने इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया था. हमने वहाँ पर ये कहा था कि चूंकि हमारा टाइम अप हो चुका है, सो हम इसके प्रॉब्लम को अगले सेशन में देखेंगे. सो इंशाल्लाह अगला सेशन हमारे पास आ चुका है. सो वी आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम, राइट? इसके ऊपर एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे. सो वी वर हैविंग अ regression estimator of the population mean mu y, that is mu hat y, L is for linear regression, is equal to y bar plus b into mu x minus x bar, where x bar is a sample mean and mu x is the average value of the x variable, right? B is the slope or the rate of change. Y bar is basically, that is simple, y bar, where b y upon x can be calculated as the, हमने यहाँ पे इसके दो फार्मूले लिखे थे. ये फार्मूला आपका वर्किंग फार्मूला है, and that is easy to handle, right? एंड देन एस्टिमेटेड वेरिएंस अगर हमने इसका निकालना है, तो ऑब्वियसली हमने एस्टिमेटेड वेरिएंस इस सारे का निकालना है, राइट? सो दैट इज गोइंग टू बी n माइनस n डिवाइडेड nn इंटू 1 बाई n माइनस 2 इंटू समीशन yi माइनस y हैट होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू समीशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर. देन ऑब्वियसली हमने फिर इसका बाउंड ऑफ द एरर ऑफ एस्टिमेशन भी देखा. दैट वाज, हमने सिंपली वहाँ पे 2 लगा के इसके आगे इसके वेरिएंस की, एस्टिमेटेड वेरिएंस की वैल्यू लिख दी. When calculating b from observed pairs, that is y1, x1 up till yn, xn, इसका मतलब यहाँ पे ये है, मैं यहाँ पे ये बात जरूर क्लियर करना चाहूँगा, जब हम यहाँ पेयरिंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि से अगर मैं यहाँ पे ये कह दूँ कि योर सेल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, क्योंकि आजकल गर्मी है, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसलिए हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो भी गर्मी वाली आ रही हैं. सेल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, राइट, एंड हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर है, तो आई कैन से दैट दिस इज yi एंड दिस टेम्परेचर इज योर xi, राइट? सो इफ योर टेम्परेचर इज से हम यहाँ पे कह देते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? सो योर सेल्स फिगर इज 120. इफ दैट इज 22 डिग्री सेंटीग्रेड, योर सेल फिगर इज अगेन 120. इफ दैट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, then your sale figure is 132. If this is 35 degree centigrade, your sale figure is 140. And if this is 45 degree centigrade, your sale figure is 160. This is a linear relationship. तो यहाँ पे जब हम ये कह रहे हैं कि we are talking about pairs, तो pairs का मतलब यहाँ पे क्या लिया जा रहा है? This is basically y1 and this is basically x1, right? That is y1, x1, and similarly this is y2 and this is going to be x2. This is going to be y3, this is going to be x3, and so on and so on, right? So when calculating b, जब हमें यहाँ पे rate of change find करना है from the observed pairs, ये आपके observed pairs हैं of y1, x1, yn, xn, we may use a fact that, हमने इस fact को यहाँ पे use करना है, right? तो ये वही फार्मूला है जिसके ऊपर हम ऑलरेडी इसी पिछली स्लाइड में बात कर चुके हैं, and we are talking about यहाँ पे 3.28, right?
So here comes example as per our commitment. हमने last time इसके theoretical aspect को देखा था, but now we are going to have some sort of numerical aspect of this action. So we are having example 3.9 and hopefully you are going to have that inshallah. A mathematical achievement test was given to 486 students prior to their entering a certain college. From these students, a simple random sample of n is equal to 10 students was selected and their progress in calculus observed, right? Final calculus grades were then reported as given in the accompanying table. It is known that mu of x is equal to 52 for all 486 students taking the achievement test. Estimate mu y for this population and place a bound on the error of estimation. So let's go for the solution now. Here calculation yields that your calculations yielded that. So हमने यहाँ से इसका सबसे पहले y bar calculate कर लिया and its y bar is going to be 76 whereas your x bar is going to be 46, right? So first we need to calculate the value of b. So your b is equal to, हम यहाँ पे उसका फार्मूला दोबारा लिख लेते हैं, that is sum I varies from 1 to n yi xi minus n x bar y bar divided. So when I have to multiply, that is summation I varies from 1 to n xi square minus n x bar. So by putting values, that is we are going to have 36854 minus 10 into 46 into 76, and then by dividing 23634 minus 10 into 46 whole square, right? I think it should be square, right? So when you solve it, you will get 0.766. That is basically slope value, or that is the value of rate of change. Now we need some other values as well. So first we need to calculate those values, that is sum I varies from 1 to n, because हम okay fine अभी इसका फार्मूला लिख लेते हैं, summation yi minus y bar whole square, that is going to be sum I varies from 1 to n yi square minus n y bar whole square, right? And this is going to be 2056. And now we need some other value, that is I varies from 1 to n xi minus x bar whole square, that is going to be sum I varies from 1 to n xi square minus n x bar whole square, and this is going to be 2474. So the observed value of mu of y for the linear regression, so we have to show it with the L, then y bar plus b into mu x minus x bar. So this is going to be 76 plus 0.766, right? Into 52 minus x bar आपके पास यहाँ पे 46 है, 46, right? And this answer is going to be 80, right? Now चूँकि we have to place a bound on the error of estimation, but for that we need to have estimated variance as well. So estimated variance, this is hat in fact, okay? Mu hat of y for linear regression. हमने इसका फार्मूला यहाँ पे इक्वेशन नंबर, अगर हम वापस जाके देखें तो हमने इक्वेशन नंबर 3.29 में देख लिया है. So we are gonna we have to simply use it up, okay? So this is n minus n divided nn
into 1 divided n minus 2 sum I varies from 1 to n yi minus y bar whole square minus b square and sum I varies from 1 to n into xi minus x bar whole square. So हम यहाँ पे सिंपली इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं. दैट इज 486 माइनस 10 क्योंकि 10 का सैंपल लिया गया था. सो 486 इंटू 10 दैट इज, तो चूँकि हमारे पास यहाँ पे स्मॉल n जो था दैट वाज 10, so this is going to be 1/8 and now here that is 2056. ये वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और b हमने निकाला 0.766. हमने इसका स्केल लेना है और ये वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं. दैट इज 2474. सो सिंपली अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो वी विल बी हैविंग 7.397. आई होप ये सारी कैलकुलेशन आप दोबारा करके देखेंगे. मे बी क्योंकि जब हमने इनको कैलकुलेट किया था तो वहां पे हो सकता है गलती हुई हो, राइट. देयरफॉर a bound on the error of estimation would be 2 into estimated variance of mu hat YL. Obviously this is going to be like this. So 2 7.397 and if you solve it you will get 5.4. So that is the answer. Okay, your bound of error bound on the error of estimation should be less than 5.4 if you want to achieve the accuracy, or like if you want to achieve the possible estimates, right? A close examination of the data on the sugar content and the weight of oranges given in example 3.2 might suggest that a regression estimator is more appropriate than ratio estimator. अगर आप वापस जाके एग्जाम्पल 3.2 को देखें तो वहाँ पर भी आपको यही लगेगा कि हमें वहाँ पर भी regression estimate ही निकालने चाहिए थे, लेकिन हमने वहाँ पे ratio estimator यूज़ किए हैं. A plot of the points will show that a regression line doesn't appear to go through the origin. वहाँ पर भी अगर आप देखें, अगर आप उसको सिंपली एक्सेल में लेके चले जाएं और उस लाइन को प्लॉट कर लें तो देखेंगे वो origin से पास नहीं करती. However, the regression estimator of total is of the form of n mu hat that specifically needs a knowledge of capital N. Since the ratio estimator also works well in this case, finding the number of oranges in the truckload may not be worth of the extra cost and time. In other cases, n may be known or easily found. Thus, one should carefully consider the choice between ratio and regression estimators when estimating population means or total. So here comes हमने जब रेशियो एस्टिमेशन शुरू किया था तो हमने ये कहा था कि सो फार वी हैव गॉन थ्रू विद द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. लेकिन हमारे पास जब हमने ये कहा था कि वी आर हैविंग अ थर्ड अप्रोच दैट इज नोन एज अ रेशियो एस्टिमेशन, उसके अंदर हमने ये कहा था कि वी आर हैविंग 3 वेज टू डू दिस जॉब, राइट. एक तो हमारे पास रेशियो एस्टिमेटर, सेकंड हमारे पास था जनाब रिग्रेशन एस्टिमेटर या एस्टिमेशन, और तीसरा हमारे पास है डिफरेंस एस्टिमेशन. ये डिफरेंस एस्टिमेशन हम क्यों करते हैं और उसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात अभी करते हैं. पहले हम यहाँ पे जो चीज़ स्लाइड पे मौजूद है उसको देख लेते हैं सो दैट कि हमें जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा क्लियर हो सके और हम फिर आगे इजीली मूव कर सकें. सो द डिफरेंस मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग अ पॉपुलेशन मीन और टोटल इज सिमिलर टू द regression method in that it adjusts the y bar value up or down by an amount depending upon the difference, right. बेसिकली होता यह है कि हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है ठीक है y बार की, हम उसको एडजस्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंसेस, राइट. अप और डाउन हो सकता है, म्यू एक्स माइनस एक्स बार है तो यहाँ पे म्यू एक्स प्लस एक्स बार भी हो सकता है. However, the regression coefficient b is not computed. In effect, b is set equal to unity, right. चेंज के बारे में यह है कि वहां पे हम फिर रेट ऑफ चेंज को यूनिटी एज्यूम कर लेते हैं. द डिफरेंस मेथड इज देन इजियर टू एम्प्लॉय देन द रिग्रेशन मेथड एंड दिस फ्रीक्वेंटली वर्क्स वेल इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट. ये अब देखिएगा
It is commonly employed in auditing procedures, and we will consider such an example in this section. The following formulas hold provided that simple random sampling was employed, right? So here we are going to have a difference estimator of the population mu y, mean in fact, right? And then we are having estimated variance as well. So this is going to be ये जो formula हमारे पास यहाँ पे 3.31 आएगा. This is going to be mu hat, क्योंकि हम population mean के लिए निकाल रहे हैं, for y निकाल रहे हैं, and this is a difference, so we have to put d here, and this is going to be y bar plus mu x minus x bar, that is equal to basically mu x plus d bar. अब ये d bar हमारे पास एक नई चीज आ गई है जिसको हम यहाँ पे कह सकते हैं, and this is basically your 3.31, where चूंकि हमने यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवा दी है, that is going to be d bar, so this d bar is going to be y bar minus x bar, right? And now its estimated variance, that is going to be estimated variance of estimated mean of y for the case of the difference, that is going to be n minus n divided n, right? And this is going to be sum I varies from 1 to n di minus d bar whole square divided n minus 1, and this equation is going to be 3.32. You know the d bar, and obviously you will be having that di. This is a difference column. ये जब हम इसका प्रॉब्लम देखेंगे तो शायद वहाँ पे हमें ये बात इजीली समझ आएगी. And ultimately it's bound on the error of estimation, that is 2 estimated variance of the population mean of y with respect to differences, and obviously जब इसका bound on error लेना है तो we have to take square root, so 2, and what we need to do here, we need to put simply n minus n divided n, right? N into sum I varies from 1 to n into di minus d bar whole square divided n minus 1, and obviously take a square root, and that is the equation 3.33, right? और हम इन्हीं equations को use करेंगे, then we will be having another problem, that is example 3.1, and I think if I'm not wrong, this is going to be the last example of the day, of this section in fact, right? So auditors are often interested in comparing the audited value of item with the book value. You have to go and Google it, what is the meaning of the book value and what is the meaning of auditing value, okay? ये आपने जाके इसको Google से पढ़ना है, because I don't have so much time कि मैं इन terms को explain करूं, but I want you to know about it, right? So the generally book values are known for every item in the population. Obviously book value हमें हमेशा almost known होती है, and audit values are obtained from a sample of these items. The book values can be used to obtain a good estimate of the total or the average audit value for the population. वो कहता है, suppose a population contains 180 inventory items with a stated book value of the $13,320 US. Let xi denote the book value and yi the audit value of the ith item. So हम यहाँ पे जनरली किसी एक आइटम की बात करें जो कि एक आयत आइटम है, हमारे पास उसकी बुक वैल्यू मौजूद है जो कि $13,320 US है, और a simple random sample of n is equal to 10 items yields the result shown in the accompanying table. Estimate the mean audit value of mu y by the difference method and estimate the variance of mu hat as well, right? So we are having a data, that is we were having a 10 samples here, okay? You can have a look, and then audit value हमारे पास मौजूद है, and we have its book value here. So what we did, हमने यहाँ पे किया क्या है, हमने यहाँ पे किया ये है कि हमने उसकी audit value में से book value को यहाँ माइनस कर दिया है. तो मैंने आपसे ये कहा था जब हम यहाँ पर थे, well this कि ये जो DI है, DI is a difference column, right?
So DI is basically your difference column, right? और वो डिफरेंस कॉलम ऑब्वियसली यहाँ पे मौजूद है. हमने ये सारे के सारे डिफरेंसेस यहाँ पे निकाल लिए. सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज दैट वी हैव टू एस्टिमेट द मीन ऑर्डर्ड वैल्यू दैट इज म्यू वाई by the difference method, and we have to estimate its variance as well. So now we are having a very simple question and very simple data as well, and this is not at all a problematic situation, so we can solve it very easily. So since we can write since y bar, मैं इस y bar की बात कर रहा हूँ, right? इसका y bar, इसका मीन जो आएगा that is y bar, इसका मीन जो आएगा that is going to be x bar. Since y bar is equal to, अगर आप इसका y bar निकालें, you will get 72.1, whereas x bar is going to be 71.7, mu x that is going to be 74, right? And now what is the mu hat yd? That is going to be mu x plus d bar, and this is going to be 74.0 and plus d bar, हमें पता है d bar क्या चीज़ है, that is 72.1 y bar minus x bar, that is 71.7, and if you solve it you will get 74.4, right? Now हमारे पास यहाँ पे इसकी estimated mean value तो निकल आई है. Now what we have to find, we have to go for its variance, but before that we need to find 1 over n minus 1. Sum I varies from 1 to n into di minus d bar whole square, and this can be expressed as 1 divided n minus 1. Sum I varies from 1 to n di square minus n d bar square, and this is going to be 58 minus 10 into 0.4 square divided 9, and this is going to be 6.27. Now you can easily find estimated variance of the mean with the difference method, that is going to be n minus n divided nn into sum I varies from 1 to n di minus d bar whole square divided n minus 1, और ये पूरी की पूरी वैल्यू आपने already calculate की है, that is 6.27. So what you need to do here is that just put values of n, that is 180 minus 10 divided 180 into 10 and into 6.27, that is going to be 0.59, right? This is so far easy, and this is so far I think it is clear, right? Nothing special left in this, and so you're this. And if you want to find error on the bound of the estimation, so you can have error on the bound of estimation is going to be to estimated variance of yd, although कि हमारे पास इसकी requirement नहीं थी, but if you want to find, you can find it. That is very easy, and this is also end of unit. So far हमारा unit जो है रेशियो एस्टिमेशन का, वो यहाँ पे अपने अख्ताम को पहुँचता है, और हमने इस यूनिट के अंदर जो मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी थी वो हमने रेशियो एस्टिमेट्स देखे. एट द सेम टाइम हमने यहाँ पे रिग्रेशन एस्टिमेशन को देखा, और फिर हमने यहाँ पे बात की थी डिफरेंस एस्टिमेशन के ऊपर. दिस इज़ गुड अप्रोच, बट बेसिकली ये अप्रोचेस जो हैं ये सारी की सारी आपकी बेस कर रही होती हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग के ऊपर, और वो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो है वो हमारे पास क्या है, वो ये है कि आपके वाई और एक्सिस के दरमियान जो है वो कुछ
किसी न किसी हवाले से कोई ना कोई कोरिलेशन ज़रूर एग्जिस्ट करता हो। फिर उसी कोरिलेशन की बेस के ऊपर हम आगे वो जो वहाँ पे लीनियर किस्म का रिलेशनशिप है, देन एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो है वो ये है कि आपकी वैल्यूज़ जो हैं या जो आपकी वो लाइन बनती है वो आपके ऑरिजिन से पास करे। सो ये जो हमारे पास ऑरिजिन का जो पासिंग क्राइटेरिया है उसकी बेस के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी अप्रोच हमने यहाँ पे फॉलो करनी है एंड हाउ वी आर गोना फॉलो दैट, राइट। So without wasting any time and हम इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप बिल्कुल भी नहीं कर रहे, we are going to have another approach of the sampling that there's a new sampling design and this is a third sampling design, right। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ note, this is third sampling design, right। First was simple random sampling, second was stratified random sampling, थर्ड हमने एक सपोर्टिंग यूनिट पढ़ा था, दैट वाज अ रेशियो एस्टिमेशन, लेकिन हमारे पास ऐसे वो सैम्पलिंग डिज़ाइन नहीं था, वो इन्हीं की बेसिकली एक हम कह सकते हैं एक्सटेंडेड वैरायटी थी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू हैव सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। एक बात जहन में रहे, हमारा जो कोर्स का टाइटल है दैट इज अ सैम्पलिंग डिज़ाइन एंड एनालिसिस। हम हर सैम्पलिंग डिज़ाइन को पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम कहीं पर भी एनालिसिस का जो वहाँ पे एक सेगमेंट है उसको हम कहीं पर भी इलाहा से मेंशन नहीं कर रहे। क्यों? हम हर एक केस के अंदर देख रहे हैं कि ओके फाइन, यहाँ पे अगर इसको उसके साथ कंपेयर किया जाए तो क्या सिचुएशन होगी, अगर ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के साथ किया जाए तो कैसे होगा, और अगर इसको स्ट्रैटिफिकेशन के साथ किया जाए तो हम इसे कैसे हैंडल करेंगे, कहाँ पे आपके वेरिएंसेस के एस्टिमेट हम कहते हैं ज़्यादा प्रिसाइज आएंगे, कहाँ पे ज़्यादा प्रिसाइज नहीं आएंगे। सो ये सारी बातें हम पैरेलल बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं। आखिर में हम जाकर देखेंगे कि हम में भी एक लेक्चर रखें जिसमें हम इन सारे के सारे डिज़ाइंस की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ जो हैं हम उनको वैल्यूएट भी करें और हम उसमें वहाँ पे कुछ प्रूफ्स भी आपको देंगे। ये जो हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं और यहाँ पे वेरिएंसेस और मीन्स और टोटल्स और प्रोपोर्शंस की बातें हम करते जा रहे हैं। सो होपफुली हम आखिर में आपको वो वाली चीज़ भी कुछ तो हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ प्रूफ्स हम यहाँ सॉल्व कर दें ताकि आपको वो प्रूफ्स हैंडल करने का तरीका आ जाए। बाकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मे भी कुछ एक या दो जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ्स होंगे वो तो हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एग्जाम में भी दें, लेकिन हमारी ज़्यादा कोशिश यही होगी कि आपका जो फाइनल एवेल्युएशन डिज़ाइन किया जाए वो बेसिकली इसी तरह के प्रॉब्लम्स पे डिज़ाइन किया जाए, राइट। सो व्हाट इज अ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, हम इसके ऊपर ऑलरेडी एक बात कर चुके हैं। सो बिफोर गोइंग फॉर्मली टू द स्लाइड्स, मैं चाहूँगा कि हम यहाँ पे एक उसका रफ सा स्केच डिज़ाइन कर दें, ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो जाए। फिर जब हम अपनी स्लाइड्स पे मूव करेंगे तो हमारी मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी इजी भी होगी और वो किसी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर आ जाएगी। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम, इस बात को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है बिफोर गोइंग टू द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। देखिए, जब हम ये कहते हैं ना सिस्टम बन गया, इस बात का क्या मतलब है। से इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जब आते हैं तो उसके ऊपर एक सिस्टम डिज़ाइन है कि वहाँ पे एक रीडर आता है, उसने आपके घर आना है, उसने आपके घर आके आपके जो घर के बाहर मीटर लगा हुआ है वहाँ से रीडिंग लेनी है, वापस जाके उसने अपने ऑफिस में वहाँ पे जमा करवाना है। उन्होंने अपने डेफिनेटली कोई अकाउंट सेक्शन या जो भी चीज़ें होंगी वहाँ उनको भेजना है कि इन्होंने इतने यूनिट कंज्यूम किए हैं। अब उनके पास वहाँ पे लिखा हुआ हिसाब है, उसने सिर्फ आपके यूनिट डालने हैं, वो आपका बिल जनरेट करेगा, वो बिल आपके घर आएगा, आप बैंक में जाएंगे, जमा करवाएंगे, बैंक वहाँ से उसकी एक रसीद जो है वो या वापडा को भेज देगा एंड दैट्स ऑल, क्लियर। आपके पास वहाँ पे सर्विसेज जो हैं वो कंटिन्यूड रहेंगी। बात करने का मकसद क्या है? बात करने का मकसद यह है कि सिर्फ एक दफ़ा हमने स्टार्ट में उस सिस्टम को डिज़ाइन करना होता है। सो हम अगर सैम्पलिंग में भी ऐसा कर दें, ठीक है, सैम्पलिंग में भी से एज्यूम करें कि ये मेरे पास पूरी पॉपुलेशन है, राइट। दिस इज हम कहते हैं यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 1500,000, ये 15 लाख लोगों का डेटा है। ये 15 लाख लोगों की हम कहते हैं वैल्यूज यहाँ पे सारों की से हम कह देते हैं यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी आर हैविंग अ प्रॉपर फ्रेम हियर, ठीक है। अब अगर मैं ये डिसाइड कर लूं कि हमने हर 500वां बंदा लेना है,
कैसे, ये बात की बात है। तो क्या होगा, मुझे सिर्फ ये वाला एक फिगर जिसको मैं अभी फॉर द टाइम बीइंग के कह देता हूं, बाज बुक्स इसको जी कहती हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, राइट। सो क्या करना है आपने, ये 500 वाला बंदा यहाँ आया, फिर अगला 500 वाला बंदा यहाँ आया, फिर अगला 500 वाला बंदा यहाँ आया। अब हमें ये बॉदर करने की जरूरत नहीं है कि हमने किसको अपने पास यहाँ पे सैंपल बनाना है। वी डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट इट, राइट। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर, सिर्फ ये 500 का फिगर निकालना है। तो मैं कहता हूं यार, अगर मेरे पास से your population size is capital N, whereas your sample or the required sample size that is your small n, ठीक है। तो यहां मुझे करना क्या है, मुझे सिंपली ये करना है कि मुझे एक k फाइंड करना है, that is capital N by your small n, राइट। यहां से मेरे पास एक फिगर आ जाएगा, ठीक से वो फिगर मेरे पास आ गया 500। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि मैं यहां से स्टार्ट कहां से करूं। लेकिन एक ऑप्शन तो ये है कि मैं बिल्कुल पहले बंदे से स्टार्ट कर लूं, लेकिन वो पहला बंदा कहां से आएगा। अगर तो कोई आपके पास टेलीफोन डायरेक्टरी पड़ी है या कोई ऐसे पास लिस्ट पड़ी है, कोई ऐसी फ्रेम डिजाइन हुई पड़ी है, फिर तो ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास फर्स्ट सिलेक्शन है, उसके बाद हम हर 500वां बंदा उठाएंगे। सो फर्स्ट सिलेक्शन जो है वो हम सिंपल रैंडम नंबर टेबल से कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक रैंडमली एक वैल्यू पुट देख लेते हैं। से मैं यहाँ पे कह देता हूँ मेरे पास जो पहला बंदा सिलेक्ट हुआ वो था, उसके अगेंस्ट जो टैग लगा हुआ था वो था 12 नंबर का। सो 12 के साथ ही जमा 500। तो मैंने क्या करना है, ठीक है, 512वां बंदा उठा लेना है। 512 के बाद मैंने 1024 वाला बंदा उठा लेना है। उसके बाद मैंने 2048 वाला बंदा उठा लेना है। नो, नॉट 2048, बल्कि मुझे इसके बाद अगला जो 500 है, ठीक है ना। सो दैट इज गोइंग टू बी 4251 1524, ठीक है। उसके बाद फिर हमने 500 बंदा उठाना है, तो 4 2 दिस 2024 वाला बंदा उठा लेंगे। सो इन दिस वे जो हमारा सीक्वेंस है वो चलता रहेगा आगे। सो दो इश्यूज हैं, एक तो हमारे पास यहाँ पे किसी भी तरीके से k की वैल्यू आ जाए, वो जो आपके पास एक इंटरवल वैल्यू है वो निकला है, और फिर आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट निकला है। इसमें एक और इशू भी आ जाता है, और आ सकता है कि जरूरी नहीं कि ये आपके पास एक होल नंबर में आंसर आए, ये आपके पास आंसर ऐसे भी आ सकता है 494.2। सो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा ये भी हम इंशाल्लाह आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे, राइट। सो इन द सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग और द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग व्हाट वी नीड टू डू, हमें सिर्फ और सिर्फ एक अपने पास अच्छा सा जिसे हम कहते हैं सिस्टम एस्टैब्लिश करना है। उसके बाद वो सिस्टम हमें सैंपल दे देगा। सो वंस वी आर हैविंग अ सैंपल, देन हम उसकी बेस के ऊपर वहां पे सैंपल स्टैटिस्टिक फाइंड कर सकते हैं, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दो सैंपल स्टैटिस्टिक्स वी कैन एस्टिमेट any respective population parameter. Then life is very easy, right? So here comes हम कहते हैं सेशन ऑब्जेक्टिव्स। इस सेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? In this section we have to introduce some basic sampling concepts in the systematic sampling. Then we have to demonstrate how to select a random sample using systematic sampling design, and then estimation of the different parameters in the systematic random sampling. So हम इस सेशन में बेसिकली तो हमारा सेशन एक ही चल रहा है, लेकिन आई एज्यूम दैट कि हो सकता है कि मैं इसको एक नए सेशन में शुरू करवाएं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस सेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी लिखे थे। बहरहाल हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि इसका सिंपल प्रोसीजर क्या है, एंड देन हम इसमें से सैंपल कैसे ड्रॉ करते हैं, एंड देन हम इसकी मदद से डिफरेंट पैरामीटर्स को एस्टिमेट कैसे करते हैं। सैंपल सिलेक्शन प्रोसीजर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, राइट। First, what we need to do that is list all the units in the population from 1 to n. 1, 2, 3, 4 up till n sampling frame. Then you have to select a random number g in the interval 1 to k. ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझें कि हमने क्या करना है। हमने क्या करना है, हमने एक यहाँ पे रैंडम नंबर लेना है g, और g बेसिकली कहाँ तक होगा, 1 से लेके k तक होगा, इसके दरमियान कहीं पे कोई रैंडम नंबर से आपके पास k की वैल्यू आ गई 500, और ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी
g is going to be 1 to 500 if k, यहां मैं लिख रहा हूं, ठीक है, say for example, right? So G must be greater than or equal to 1 but less than or equal to k using a random mechanism, for example random number table, where k क्या चीज है, k is this fraction n by n, where this k is called the sampling interval. और हम ये बात कह चुके हैं, ये जो k हमारे पास निकलेगा बेसिकली ये हमारा सैम्पलिंग इंटरवल होगा. अगर हमने पहला यहाँ पे ऑप्शन लिया है बंदा, फिर हमारे यहाँ पे एक k का वेट होगा, k का लेंथ होगा, देन उसके बाद हम यहाँ पे अगला यहाँ पे सैम्पलिंग यूनिट लेंगे, फिर k का वेट करेंगे, फिर उसके बाद, राइट. n इज अ पॉपुलेशन साइज. ऑब्वियसली ये बात हमें सो फार पता है कि कैपिटल N इज ऑलवेज अ पॉपुलेशन साइज, वेयर एज यूर स्मॉल n इज अ sample size, right? The random number g is called the random start and constitute the first unit of the sample. जैसा कि हमने इसके इंट्रो में आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पे सिस्टमैटिक में सिर्फ यही इशू होता है कि हमारे पास k की वैल्यू कहाँ से आए और फिर हमारे पास यहाँ पे g की वैल्यू कहाँ से आए. बिकॉज वंस यू हैव अ g वैल्यू, वंस यू हैव कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पता चल गया, और k तो most of the time हम निकाल सकते हैं if your capital N is known, if the size of the population n is known to you. unknown होगा फिर क्या करना है, इस सिचुएशन को भी हम इंशाल्लाह आगे जाकर जरूर देखेंगे, राइट. सो वी आर स्टिल ऑन द सैंपल सिलेक्शन प्रोसीजर. टेक एवरी kth unit after the random start, that is g, right? So the selected units will be, first unit is going to be g, second unit is going to be g plus k, third unit is going to be g plus 2k, g plus 3k, g plus 4k until g plus n minus 1k. Why g plus n minus 1 क्यों किया जा रहा है? अगर आपके पास n की वैल्यू है, से n is equal to 10, इसका मतलब क्या है, 9k तक हम जाएंगे. रीजन ये है कि हम ऑलरेडी एक यहाँ पे यूनिट जो है वो g का, जो हमारा ऑलरेडी हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ही डिसाइड हुआ था, वो हम ले चुके हैं. सो अनटिल वी हैव n यूनिट्स, तो जैसे ही आप यहाँ पे n-1k तक पहुंचेंगे, आपके पास आपको जो n दैट इज आपका 10 है वो पूरा हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल योर कैपिटल N इज दैट इज अ 10,000 and your small n is going to be 100, so it means k is going to be 100. देखें, अगर हमारे पास टोटल वहां पे 10,000 की पॉपुलेशन है, ठीक है, और हमारा सैंपल साइज 100 है और k की वैल्यू भी हमारे पास 100 आ रही है, इस बात का क्या मतलब है? अगर हम 100 के इंटरवल लें, हम जैसे ही टोटल n 10,000 तक पहुंचेंगे, हमारे पास सैंपल साइज 100 पूरा हो जाएगा. सपोज हमने रैंडम नंबर टेबल से यहाँ पे g निकाल लिया. दिस g इज बेसिकली, मैं आगे लिख देता हूं, दैट इज द रैंडम, बट इसका पर्पस क्या है, दैट इज द रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक होगी बात. सो वी सिलेक्ट द फॉलोइंग यूनिट्स. द वेरी फर्स्ट यूनिट इज गोइंग टू बी 87, सेकेंड इज गोइंग टू बी 187. 187 क्यों किया? बिकॉज हमारे पास जो आपका सैम्पलिंग इंटरवल निकला था, दैट वाज के, दिस वाज 100. तो हमने पहले यूनिट की सिलेक्शन के बाद 100 यूनिट के बाद वाला आइटम उठाना था. सो इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज दैट इज अ रैंडम स्टार्ट 87, second one is obviously 187, third one is going to be 287, and so on, and the last one is going to be 9,987, right? Now this procedure is however only valid if k is an integer. ये बात हम कर चुके हैं, हमने यहाँ पर भी ये बात की थी कि we have to be very much careful. अगर तो k हमारे पास एक इंटीजर, एक होल नंबर निकल आता है, तब तो ये वाला मेथड हमारे पास सही काम करेगा. बट if k is not an integer, अगर तो k आपके पास इंटीजर नहीं है, यानी कि होल नंबर नहीं है, then there are a number of methods we can use. So we will consider just two of them. हमारे पास बहुत सारे मेथड मौजूद हैं. If we are working on the systematic sampling, then हमारे पास बहुत सारे मेथड मौजूद हैं जो कि इस इशू को हल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे उसमें से सिर्फ दो मेथड को देखेंगे. So the first method is known as a circular sampling, right?
Now, what is the methodology of that? You have to treat the list as circular so that the last unit is followed by the first unit. What is the meaning of that? You have to select a random start G between 1 and n using a random mechanism. Add the intervals k until n units are selected. Any convenient interval k will result into a random sample, right? One suitable option is to choose the integer k जो हमने k लेना है वो क्या है, आप उसको बिल्कुल नियर टू रेशियो कोई भी k की वैल्यू ले लें. Second approach is the use of the fractional intervals. Suppose you want to select a sample of 100 units from a population of 21,156. So you have to calculate 21156 by 100 because आपको 100 का sample चाहिए. So आपके पास यहाँ पे जो k निकला है, ठीक है? So this is going to be not the whole number. So you have to select a random start between 1 and 21156. Note it down. This is important. क्या करें, एक random start ले लें और आप इस point को भूल जाएं using a random mechanism. करना क्या आपने? Suppose G is your 582. आपने एक random number लिया, वो 582 आ गया. Add the interval 21156. Look, remember, this is not 21156, that is 211.56. But हमने क्या कहा था, हम यहाँ पे for the time being इसको point को भूल रहे हैं. Add the interval 21156 for obtaining exactly 100 sample points. The numbers will be 582, पहला G, 21738, second 42894. Divide each number by 100 and round to the nearest whole number to get the selected sample, that is 6, 217, 429 and so on and so on. So हमारा मसला हल हो गया कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो sampling interval निकला था, if that was not a whole number, then हमने क्या किया, हमने for the time being इस point को हमने ignore किया और इस सारे को as a whole number लिया. So we drew some samples here और फिर उसके बाद चूंकि हमारे पास इसको मैं अगर 100 पे डिवाइड करूं तो क्या होगा, obviously this is going to be 211.56. तो मैंने क्या किया, मैंने हर यहाँ पे जो भी सैंपल यूनिट निकला था मैंने उसको 100 पे डिवाइड कर दिया. So I got 6, 217, 429 and so on and so on. So मेरे पास यहाँ पे सैंपल पॉइंट्स आने शुरू हो गए थे. Let's have a look on the advantages and disadvantages of systematic sampling. Then hopefully we are going to close a session of the day. इसमें हम सिर्फ इसका इंट्रो ही हमने देखना था. इंशाल्लाह हम अगली क्लास में जब आएंगे तो फिर we will be having some sort of problems on that. So advantages में यहाँ पे जो सबसे बड़ा advantage है that this is very easy approach, right? Almost foolproof and the flexible to implement. This is very easy. Once you know the population size n and you know the sample size like small n, right? And अगर आप k find कर लेते हैं फिर आपके पास simply आपको random number table available होता है. So what you need to do is that just आपने वो उसका starting point लिया, वो जो आपके पास एक sampling intervals k निकल रहा था आपने वो k को add करना शुरू किया, आपके पास by default आराम से आपको systematically आपके पास sample आना शुरू हो गए. So the major advantage is that it is easy, almost foolproof and flexible to implement. It is especially easy to give instructions to the field worker. Well, अगर आपने एक ऐसे स्टाफ से काम लेना जो हाईली ट्रेन नहीं है, they have no idea, लेकिन उसके लिए अगर आप उसको स्ट्रैटिफिकेशन की चीज़ समझाएंगे तो आई एम अफ्रेड कि यू कांट डू इट. ओके, हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है. They can never understand stratification. Simple random sampling is bit easy, so they can understand. But still, उसमें भी वो गलतियां कर जाते हैं. But this approach is fine because what they need to do, they simply need to go there and find out that number, go and interview or like जो भी चीज़ आपने करनी. If we order our list prior to taking the sample will reflect the ordering and as such can easily give a highly proportionate sample. But not everything is good, okay? So there are some disadvantages. और वो हमारे अपनी डिस्कशन में भी स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पे देख लेते हैं. The main disadvantage is that if there is an ordering, there is a monotonic trend or the periodicity
in the list which is unknown to the researcher, this may bias the resulting estimate. अगर ऑलरेडी आपने लोगों को ऑर्डर में रखा हुआ है, से आपने एज वाइज अगर आपने ऑर्डरिंग की हुई है, तो क्या होगा, आप जैसे से आगे जाते जाएंगे आपके पास वो जो सैंपल सेक्शन आएगी वो बाहर हम कहते हैं पिछले से एज में बड़े ही होंगे. अगर आपने हम कहते हैं उनकी वहाँ पे ऐसा मॉनिटरी ऑर्डरिंग की हुई है तो फिर भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है. So there is a problem of estimating variance from the systematic sampling because variance is biased here, right? देखते हैं क्यों ये bias आता है. So before going into the definition, like in the proper definition, I would like to close this session of the day here because अगले सेशन में जब मैं आऊँगा तो फिर हमने अपनी बात को सिस्टमैटिक से ही स्टार्ट करना है और हम इन सारी चीज़ों को हल्का सा रिव्यू ज़रूर देंगे so that we should be having a very fair idea, क्योंकि हमने आगे जब इसको जाके सॉल्व करना है तो फिर हमारे पास ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए. एक चीज़ आपको सिर्फ मैं यहाँ पे ये बता दूँ, बेसिकली हम कहाँ लिखा जाए, मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, हम SY का सिंपल यूज़ करेंगे, SY का सिंबल यूज़ करेंगे फॉर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, राइट. सो जब भी SY यूज़ किया जाएगा जिस भी चीज़ के साथ, हमें वहाँ से एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि इन फैक्ट वी आर डीलिंग विद अ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, राइट. सो आज के सेशन में हमने क्या देखा, लेट्स हैव अ लुक बैक एंड देन वी विल बी इन बेटर पोजीशन जस्ट टू क्लोज इट डाउन. We try to review the correlation and regressions and then we move to the regression estimation. पहले हमने जब regression को देख लिया, फिर हमने इसके ऊपर इसके different estimators, ये basically इससे भी पिछली क्लास का काम था, लेकिन आज हमने इसके ऊपर एक proper example solve की और हमने ये देखा कि how to estimate the mu y for the population and then हमने उसका bound on the error of estimation भी देखा. देन हमने बात की डिफरेंस एस्टिमेशन के ऊपर कि हमारे पास डिफरेंस एस्टिमेशन क्या होती है. देन हमने इसके डिफरेंट एस्टिमेटर्स को देखा, फिर देन वी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम. उसमें मैंने आपको एक काम दिया था कि यू हैव टू गो फॉर द ऑडिटेड वैल्यू एंड अ बुक वैल्यू, राइट. देन इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे रेशियो एस्टिमेशन का जो था यूनिट वो यहाँ पे क्लोज हो गया. Then we move toward the systematic sampling, जिसका हमने मेन एम्फेसिस सिर्फ एक ही बात पे रखा कि इस तरह की सैम्पलिंग डिजाइन के अंदर what we need, only we need to establish a system, ताकि फिर हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताना पड़े कि this is the start and now you have to move along with that. जैसे से आपको सिस्टम आगे लेके जा रहा है आप वहाँ पे आगे मूव करते हैं. हमने आज के सेशन में जो बात की थी वो मैं सिर्फ और सिर्फ इसके सैम्पल सेक्शन प्रोसीजर के ऊपर बात की, जहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस करवाया K को और G को. G इज अ रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट, K इज अ सैम्पलिंग इंटरवल. देन हमने यहाँ पे एक बात और भी की थी कि हो सकता है K जो है वो आपका होल नंबर में आए, इंटीजर में आए, या वो हो सकता है कि वो होल नंबर में ना आए. तो अगर आपका जो होल नंबर में नहीं आता तो हमने फिर दो मेथड डिस्कस किए. एक हमारे पास मेथड सर्कुलर सैम्पलिंग एंड द सेकंड वन वाज द फ्रैक्शनल इंटरवल्स, राइट. तो हमें लगा फ्रैक्शनल इंटरवल्स थोड़े से ईजी हैं एज कम्पेयर टू सर्कुलर वे, ओके. देन हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग देखे. ठीक है, डिसएडवांटेज अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये हमेशा आपको एक अच्छा रिजल्ट भी दे सकती है, इजी भी दे सकती है, लेकिन यू विल हैव टू सैक्रिफाइस ऑन द वेरिएंस. दैट वेरिएंस इज बाइस्ड हियर, राइट. सो फार हम अपने आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं एंड इंशाल्लाह हम जब अगली क्लास के अंदर आएंगे सो वी विल बी हैविंग सम मोर स्टफ, सम मोर क्या कह सकते हैं थिंग्स, और obviously we will be having some estimators and then we will try to do few examples on the systematic sampling so that we should be having a fair idea कि यार actual systematic sampling होती क्या है. then देखेंगे अगर हमारे पास टाइम बचा तो we will try to embed this systematic sampling into even हमने इसमें एक बात और भी देखनी है कि क्या हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को उठा सकते हैं इसके अंदर, या कोई स्ट्रैटिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट हमने यूज की थे क्या वो यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते. सो आज के सेशन को वी आर गोना वाइंड अप हियर, राइट. इंशाल्लाह अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी. सो तब तक अल्लाह आपका हामी नासिर हो.